जिन्होंने अपनी मेहनत और हौसलों से कृषि और पशुपालन क्षेत्र को कृषि उद्यम में परिवर्तित कर दिया। आज ऐसे ही एक गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किसान की कहानी लेकर मैं पारुल हाजिर हूं आपके मनपसंद कार्यक्रम सफल किसान में। दर्शकों, आज मैं आपको रूबरू करवाने जा रही हूं एक ऐसी शख्सियत से जो अपने आप में एकीकृत कृषि की आदर्श प्रयोगशाला है। मोटे अनाज की खेती की बात हो या रबी और खरीफ की, सभी फसलों की कृषि की, फलों और सब्जियों की बेहतर बागवानी देखनी हो या जैविक कृषि से लाभ का साक्षात प्रमाण देखना हो, सुरेंद्र अवाना जी गिर गाय पालन, डेयरी, मछली पालन, मधुमक्खी पालन समेत हजारों फलदार वृक्षों का रोपण कर रहे हैं। वो वर्षों से जल संचयन वो वर्षों से जल संचयन करके भी पानी का सदुपयोग करते हैं। आप खुद ही मिल लीजिए सुरेंद्र अवाना जी से, जिन्होंने ऐसे बहुत से कमाल अकेले ही कर दिखाए हैं। आज हम आपको ग्रीन टीवी पर सुरेंद्र अवाना जी की से मुलाकात कराएंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम के खास मेहमान सुरेंद्र अवाना जी का। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। आपको धन्यवाद। किसान भाइयों को राम राम सबको। जी, तो सुरेंद्र जी, मैं सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में जानना चाहूंगी कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप हमको बताएं, और क्या आपके परिवार में पुश्तैनी खेती कब से चली आ रही है और आपने खेती करना कब से शुरू किया, उसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दें। देखिए, जैसा मेरा नाम बताया सुरेंद्र अवाना, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में मैं पैदा हुआ 1962 में। और वहाँ बचपन से मेरे दादाजी ऊँटों से खेती करते थे, क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका था और ऊँटों की खेती करते। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरे ऊँटों की खेती में और ऊँटों को चराने में उसमें बड़ा इंटरेस्ट था। तो उसमें मेरा इंटरेस्ट देखा तो दादाजी ने ये कहा कि बेटा खेती तो हम कर लेंगे। और जब मैं 5th में आया तो मुझे पढ़ने के लिए जयपुर भेज दिया कि जाओ तुम पढ़ लिख के बड़े आदमी बनो, ये खेती तो छोटा काम है, ये हम कर लेंगे। और ये सोच के मैं जयपुर आ गया, लेकिन मेरा मन उधर ही था। और एक 5th क्लास में जो लेसन था वनों का महत्व है, वो मेरा पढ़ने के बाद वनों से 95% जो चीजें हमें प्राप्त होती हैं, तो एक पेड़ लगाने का मेरा रुझान वहां से बढ़ा। जयपुर में हायर एजुकेशन लेने के बाद एक प्राइवेट स्कूल खोला और छुट्टियों में जब भी मैं 9वीं 10वीं 11वीं तक जाता था तो खेत में काम करता था, लेकिन वो उस समय तक पार्ट टाइम करता था। धीरे धीरे शादी हो गई, बच्चे हो गए। बच्चों की शादी के बाद मैं वापस आज से 7 साल पहले फुल टाइम फार्मर बना और यहाँ भैराना के अंदर मैंने 26 बीघा हमने जमीन लेके और ये काम स्टार्ट किया। आज 85 बीघा के अंदर IFS मॉडल की पूरी ऑर्गेनिक खेती है और उसको उद्योग का दर्जा देके यहाँ पे कार्य किया जा रहा है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि आप काफी समय तक आपने पार्ट टाइम तौर पे खेती को किया और अभी कुछ 7-8 साल पहले आपने प्रॉपर तरीके से खेती करना शुरू किया है। तो ये 7-8 साल पहले ऐसा कोई किस्सा या ऐसा कोई घटना आपके साथ हुई कि आपका मन किया कि आप अब पूरे तरीके से खेती में खुद को लीन करना चाहते हैं? देखो, मन तो मेरा खेती, पशुपालन और पेड़ लगाने में जब काम करता था स्कूल में तब भी वही था। और आप देख रहे हो कि आए दिन हम जैविक खेती का बढ़ावा देने के लिए सरकार हर तरह से मदद कर रही है। और रसायन और केमिकल खेती के कितने नुकसान है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। आज कोरोना काल के बाद बच्चा बच्चा जानने लग गया। और कोरोना से पहले ही मैं यहाँ पर ये ठान लिया था कि जब भी करेंगे ऑर्गेनिक खेती करेंगे और IFS मॉडल की अलग से हटके उद्योग का दर्जा देके किसानों ने बताना है। तो ये सोच के और मैं फुल टाइम यहाँ आ गया। और आज आप देखिए कि मैं 10 घंटे खेत में देता हूँ। जो बड़े से बड़े किसान हैं हमारे राजस्थान हिंदुस्तान के, वो आप देखिए पार्ट टाइम खेती कर रहे हैं। 2 घंटे 3 घंटे संभालेंगे और बाकी नेतागिरी करेंगे और दूसरा अपना काम करेंगे, लेकिन खेत पे फुल टाइम नहीं रहते हैं। और मेरा ये इतना जल्दी सब कुछ तरक्की करने का मोटा मोटा ये राज है कि मैं फुल टाइम खेती कर रहा हूँ और खेती के साथ जी रहा हूँ और जुनून के साथ कर रहा हूँ। जब मैं 19-20 साल का मैंने स्कूल खोली थी उस समय मैं 8 घंटे काम करता था। आज 62 साल का होने के बाद मैं 10 घंटे काम करता हूँ, उससे ज्यादा जुनून के साथ। जी, वाकई सर, आपकी मतलब ये जो आपकी प्रतिभा है इसकी मिसाल देनी पड़ेगी। और इसके लिए आपकी तारीफ करते हुए हमारे एक दर्शक हैं
मोहन जी, जिन्होंने आपके लिए एक कमेंट लिखा है कि सुरेंद्र जी, आप हम जैसे लोगों के लिए एक मिसाल हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मोहन जी का भी जी धन्यवाद। जी, तो सर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए मैं आपके कार्यों के बारे में भी बात करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने रबी या खरीफ या फिर और भी कौन कौन सी फसलों की खेती आप अपने खेतों में कर रहे हैं, और किस तरीके का पशुपालन, जो आप पशुपालन, जैसा आपने बताया कि आपका काफी इंटरेस्ट रहा, तो उसमें कौन कौन सी नवीन तकनीकों का प्रयोग किया है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये जो समय है अभी, ये एकीकृत हम्म। खेती, जो आईएफएस मॉडल मैंने जी। बोला, हम्म। इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। हमारे किसान आज भी परंपरागत खेती, गेहूं के समय गेहूं, जो चना, और ये इस समय जो बरसात की फसल है, इसमें बाजरा है, मूंग है, मोठ है, ये परंपरागत खेती कर रहे हैं। ये नहीं, जी। आईएफएस मॉडल एकीकृत खेती करनी पड़ेगी। उसको पशुपालन भी रखना पड़ेगा जो उसका पसंद का हो। जैसे मेरे यहाँ गिर हम्म। गाय हैं। उसके अलावा जी। आप देखिए, सब तरह की सब्जी, हम्म। 40 तरह के फ्रूट्स के पेड़, दोनों हम्म। सीजनल फसलें, और उसके अलावा मछली पालन, बतख पालन, ऊंट पालन, घोड़ा हम्म। पालन, मधुमक्खी पालन, ये जी। सब पे पालन किया जा रहा है। और इन सब का जो वेस्ट है, उसका बेस्ट हम्म। प्रबंधन करके और जैविक खाद बना रहा हूँ। आप देखिए कि जी। जब मैंने ये ज़मीन यहाँ काम शुरू किया, तो मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार सब नाराज़ थे। क्योंकि ये हुँ। एग्रीकल्चर की भाषा में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, जो हुँ। किसान साथी आए हैं उनको पता है, कि ये बंजर भूमि थी। आदि के हुँ। अंदर तो बजरी निकलती है। आज भी मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ तो बजरी बाहर से नहीं लाता, यहीं से निकालता हूँ। और आधे के हुँ। अंदर रेतीले टीले थे। लेकिन जी। ये जो हमारी देसी गाय है, गौ माता जिसको हम बोलते हैं, इसके गोबर और गोमूत्र में इतनी ताकत है कि 6.5 साल में मैंने इसको उपजाऊ बना दिया। और यहाँ पानी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ के लोग कहते हैं कि कैसे इतनी जमीन बढ़ा ली आपने, कैसे खेती करोगे? आप वंडर हुँ। करोगे। अभी 3.5 करोड़ लीटर जल, वर्षा जल बचा है, और पूरी हुँ। फसल और सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह सा अभी हो रहे हैं 60% वर्षा जल से। और अभी अगले सीजन हुँ। में 4 करोड़ लीटर और एक्स्ट्रा 1 पाउंड बना के बचाऊंगा। 7 करोड़ लीटर होने के बाद 100 बीघा में एक बूंद जमीन की नीची है। जो किसान भाई कहते हुँ। हैं कि काई गरम आ गए तो पानी बीत गो, मैं उन किसान भाई से कहता हूँ, आ जाओ मेरे पास, मैं आपको बता दूंगा कि बिना पानी, जमीन का बिना पानी निकाले भी आप खेती आराम से कर सकते हो। बिल्कुल। इसके अलावा सर, जैसा कि आपने बताया कि कई तरह के फलों का उत्पादन भी आप करते हैं, जिनमें आलू बुखारा और सेब जैसे फल भी शामिल हैं। लेकिन राजस्थान के गर्म तापमान में आपने ये इन फलों का उत्पादन कैसे किया है, और ये कारनामा आपने कैसे किया? इसका ख़्याल आपके मन में कहाँ से आया? ये मैं जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, मैंने जब 2 गाय से स्टार्ट किया, और आज जी। 275 गिर गाय हैं। हुँ। और सबसे पहले जब मैं फलों का 6 महीने बाद फलों आया तो आम के पेड़ लाने लगा, तो हुँ। मैंने सोचा कि हमारे चोमू के आस-पास जयपुर जिले में तो कैरी के पेड़ ज़्यादा हैं, आम का कोई बगीचा नहीं है। और सिर्फ जी। बाड़मेर, ये आपका बांसवाड़ा में कुछ आम के हुँ। बगीचे हैं, बाकी राजस्थान में कहीं नहीं है। तो मैंने कहा ये हुँ। 5-6 वैरायटी सारी आम की दे दो, और आप वंडर करोगे, सारी की सारी ग्राफ्टेड पेड़ हैं। हुँ। और तीसरे साल इतने फल आ रहे हैं उनके, उसके बाद मैंने बढ़ा दिया। जब मैंने सोचा कि हुँ। आम के बगीचे में आम हो गया, तो ये हरिमन हुँ। शर्मा 99 एप्पल है जो 42 टेम्परेचर में होता है, वो मैंने लगाए, और 2 साल से उसके भी फल आ रहे हैं। उसके बाद हुँ। मैंने सोचा कि आड़ू, आलू बुखारा और गरम मसाले, अभी इस बार देखो हल्दी लगाई है मैंने, अभी 4 ही हुँ। बेड हैं, लेकिन बहुत जी। सक्सेस जल्दी है। तो किसान हुँ। भाई थोड़ा-सा अगर मेहनत करें, वो एक हमारे मारवाड़ी में कहावत है, खेती धन्य सेती, और दूसरी है हुँ। ठगाया ठाकर बाजे। मैं पहले हल्दी जी। लगाई, उसका प्रोडक्शन कम आया, फिर साइंटिस्टों से मैंने पूछा, विज्ञान को मैं पूरा मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, साइंटिस्टों से बात करता हूँ। तो मैंने उनसे हुँ। पूछा तो थोड़ी-सी चिकनी मिट्टी डाल के रिच बनाई मेरी मिट्टी को, और गोबर गोमूत्र से ठीक बनाई। और उसके बाद देखिए, हुँ। मैं समझता हूँ इस बार जो फसल आएगी हल्दी की, वो 3-4 हुँ। गुना आएगी। तो एप्पल आ हुँ। रहे हैं, आलू बुखारा के इस बार फ्लावर आए, अगले साल इसके भी फ्रूट आएँगे, आड़ू का भी है, चंदन भी है, खजूर भी जी। हैं, बादाम हुँ। का पेड़ है, फ्रूट आते हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं है। लेकिन हुँ। राजस्थान में अगर ये चीज़ें हो रही हैं और किसान मेहनत करेगा, तो मैं समझता हूँ इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा है, और इस बीच संबुल प्रसाद जी हैं हमारे दर्शक, जो आपकी तारीफ़ करते हुए कह रहे हैं कि बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं सर आप।
और इसके अलावा शैतान सिंह बंजारा भी हैं, जो आपकी तारीफ करते हुए उन्होंने लिखा है कि सर जी आप जैसे सिर्फ 5% किसान है देश में। दोनों का धन्यवाद। और हम्म, देखो, मैं जब आया था, आज मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा, नेशनल नो अवार्ड जी। मिले हैं और हम्म, स्टेट के 4 मिले हैं, जिसमें 3 सीएम साहब ने और 1 गवर्नर ने, टॉप वाले। तो जी। ये मैं जुनून के साथ काम किया, मेहनत किया, तब हम्म, ये, और ये सरसों, गेहूँ, जो चना पे अवार्ड नहीं मिलते हैं, ये जो नवाचार हम्म, हटके जो वैज्ञानिक बात बिल्कुल। बताते हैं और उन पे काम करोगे तब मिलेंगे। तो हम्म, ये जो किसान भाई कह रहे हैं कि 5% हैं, हम्म, इतने अवार्ड वाले तो राजस्थान में एक भी नहीं है। लेकिन जो मेरे फार्म पे आ बिल्कुल। रहे हैं, मेरे एफपीओ में जुड़े हुए हैं, वो किसान अब काम करने लग गए। तो अब मैं हम्म, समझ रहा हूँ कि आने वाले सालों में, पहले नहीं थे हम्म, लेकिन आने वाले इस समय 5 से ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और आने वाले हम्म, साल में 10 भी होंगे, 20 भी होंगे, 25 भी होंगे, क्योंकि युवा का रुझान बढ़ रहा है, जैविक खेती की ओर हम्म। बढ़ रहा है और उसको उद्योग का दर्जा दे रहे हैं। बिल्कुल सर, और आप जैसे किसान ही हैं जो एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं बाकी देश के किसानों के लिए, ताकि वो भी खुद को आपकी तरह बना सके। इसलिए सर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा कि जयपुर के आसपास के कई परिवार हैं जो आपको अपना फैमिली फार्मर मानते हैं। मतलब जी। हमने अब तक सुना है कि फैमिली डॉक्टर्स होते हैं, फैमिली वकील होते हैं, बट ये हुँ। फैमिली फार्मर का क्या कॉन्सेप्ट है, वो मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सिंपल है मैडम, जैसे आपने कहा फैमिली डॉक्टर होते हैं। फैमिली डॉक्टर का बिल्कुल। मतलब क्या है? वीआईपी लोग फ़ोन करें, हम्म। उनकी मदर बीमार है, बुजुर्ग बीमार है, वो फ़ोन जी। करते हैं, डॉक्टर साहब गाड़ी उठा के और पूरा किट लेके आ जाते हैं। तो वैसे ही मैं जी। फैमिली फार्मर हूँ, जिनके मेरा मिल्क जाता है, व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप पे मेरे को हम्म, भेजते हैं कि आज हमें पाव नींबू चाहिए, 2 मूली चाहिए, कुछ गाजर चाहिए, कुछ हम्म, फ्रूट्स चाहिए, या घी चाहिए, छाछ चाहिए, दूध चाहिए। तो वो मेरे हम्म। से डिमांड करते हैं, और डॉक्टर साहब को तो पेशेंट देखने जाना पड़ता है, मेरे तो व्हाट्सएप पे जी। देखा और उनकी डिमांड हम्म, पूरी हो जाती है। तो इस तरह से मैं जयपुर में 400 परिवारों का फैमिली फार्मर हूँ, और ऑन डिमांड जी। जो भी उनको दूध के अलावा जो चाहिए, मैं उनकी डिमांड पे तुरंत भिजवा हम्म, देता हूँ। और आने वाले हम्म, टाइम में मैं, जो मेरे 400 फैमिली फार्म जिनका मैं हूँ, फैमिली फार्मर परिवारों से जुड़ा हुआ हूँ, जी। नमक से लेके मिठाई तक, यानी नमक मेरे यहाँ अभी स्टार्ट हो गया बनना, हम्म, और मसाले सारे, तेल कोल्ड प्रेस ऑयल से, और मिठाई भी हम्म, त्योहारों पे यहाँ बनेगी, यहाँ से दूँगा। और जैसा थोड़े दिन पहले मैंने एनआरसीसी से कुल्फ़ी, हम्म, ऊँटनी के दूध की कुल्फ़ी बनाना शुरू किया है। वो भी ऑन डिमांड, अभी डेली आप देखिए 50 कुल्फ़ी जयपुर शहर में जा रही हैं। और जी। तो जब कुल्फ़ी तक देने लग गया है, तो नमक से मिठाई और हम्म, कुल्फ़ी जो खाने के बाद चाहिए, तो हम्म, इसके बाद तो आप मानिए फैमिली फार्मर हूँ, कुछ बचा ही नहीं है इसके बिल्कुल। अलावा। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बोला। इसके अलावा सर एक हमारे दर्शक हैं, जो फ़ेसबुक पर इस समय कार्यक्रम देख रहे हैं आपका। उनका आपसे मतलब उनका सुझाव है कि खेती धनिया सेती उन्होंने परंतु मौसम की मार से मतलब मर रही है। उन्होंने शायद धनिये की खेती की है, जो मौसम की मार से मर रही है। राजस्थान के चूरू में मूँगफली इसलिए जल गई है क्योंकि किसानों को बिजली समय पर नहीं मिली। और इसी के साथ उन्होंने लिखा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं सर। चलो, मेरी तारीफ़ करने के लिए धन्यवाद। जी। खेती धनेश, जी। देखो, जब राम राजी नहीं है, लेकिन हुँ, आप खेत पे हो, बिल्कुल। बिजली नहीं है, पानी नहीं है, नुकसान हो रहा है, ओले पड़ रहे हैं या सर्दी ज़्यादा, गर्मी, ये तो देखो हुँ, कुदरत की देन है। चाहे आप भगवान को हुँ, दोष दो या हमारा जो एनवायरनमेंट अभी जो बिगड़ रहा है, बिल्कुल। उसको दोष हुँ, दो। लेकिन फिर भी मैं हुँ, मानता हूँ कि अगर आप फार्म पे रहेंगे, हुँ, मैं एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ आपको, कि बिल्कुल सर, पिछली बिल्कुल। बार ओले पड़े हुँ, और टिड्डी भी आई थी। जी। मैं पहले टिड्डी का बताता हूँ, कि मैं हुँ, फार्म पे फुल टाइम था, चारों तरफ हल्ला हो रहा था, टिड्डी आ रही है। मेरे यहाँ 30 का स्टाफ था उस समय, और ये जो हुँ, लोहे के पीपे आते हैं, अब सब लेके हमने, और बॉर्डर पे हुँ, खड़े हो गए। जैसे टिड्डी आई, हमने बजाना शुरू किया और इस बॉर्डर से उस बॉर्डर तक हमने भगा दिया। अगर मैं खेत हुँ, में नहीं होता, तो टिड्डी पूरे खेत को चौपट कर जाती। इसी बिल्कुल। तरह से ओले का मैं बताऊँगा, कि ओले गिरते हैं, 4-5 साल पहले हमारे डीडवाना तहसील में गिरे थे, पूरी तहसील के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ था, और हुँ, मैं खेत में था, ओले गिरे, लेकिन हुँ, मैं खेत में रह के ओलों को तो नहीं बचा सकता, लेकिन इस तरह के जी। काम कर रहा हूँ आईएफएस मॉडल के इंटीग्रेटेड, कि फसल को थोड़ा हुँ, नुकसान हो गया, मेरी एक मछली हुँ, नहीं मरी, मेरी बतख नहीं मरी, हुँ, मेरा ऊँट नहीं जी। मरा, मेरी गाय नहीं हुँ, मरी, मेरा घोड़ी नहीं मरी, मेरे फलों के हुँ, बगीचे में उस समय जो थोड़े फल आ रहे थे, वो फलों में हुँ, ज़रूर नुकसान हुआ, और
आप देखिए मैं जो ये दूसरी ट्रेडिशनल हैं, वो बहुत कम करता ट्रेडिशनल हूँ। के। जी। जैसे गेहूँ है, बाजरा है, कुछ लोगों हुँ, की जहाँ डिमांड है उतनी करता हूँ, जैसे 5 बीघा में, 4 बीघा में, 3 बीघा में। ये हुँ, नहीं हुँ। 85 बीघा में पूरे में गेहूँ कर दिए, बाजरा कर दिया, तो देखो राम नाराज़ होगा तो नुकसान होगा। अदरवाइज़ बिल्कुल। खेत में आप रहोगे और एकीकृत खेती करोगे, 5 तरह की खेती करोगे तो 2 में ओलों से नुकसान होगा और 3 बच जाएँगे आपके। ये मेरा हुँ, कहने का आशय है। बाकी तो राज और राम हुँ। दोनों किसान कहते हैं कि ये दोनों हमारे दुश्मन हैं। बिल्कुल सर। इसके अलावा सर राहुल पांडा जी हैं, जो आपसे देसी गाय की छोटी डेयरी के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। राहुल पांडे जी शायद जयपुर से होंगे। जी। देखिए, मेरा युवा किसान भाइयों से और पांडे जी से यही कहना है कि जो डेयरी आप शुरू करते हैं, तो हुँ, दूध के लिए नहीं करें, अगर अच्छी इनकम लेनी है आपको, उद्योग का दर्जा देके गोबर, गोमूत्र, दूध से जो इनकम हो, वो पूरी आपकी जो ब्रीडिंग बछिया हैं, उनको तैयार करने में उस पैसे को लगा दें। चाहे आप हुँ, ₹100 लीटर दूध बेचें, पूरा का पैसा उसमें लगा दें और जब वो सॉर्टेड सीमन को यूज़ करें, जैसा मैं कर रहा हूँ, तो बछिया पैदा होगी और आपकी ढाई 3 साल बाद जो बछिया वापस प्रेग्नेंट होके गाय बनेगी, उसको हुँ। आप वो जिस भी नस्ल नस्ल की गाय है आपकी और उसका सॉर्टेड सीमन लगाओ तो नस्ल भी सुधरेगी, दूध का उत्पादन भी बढ़ेगा। वो आपकी 1 लाख से कम नहीं बिकेगी और आप जी, दूध बेच-बेच के 10-20 गायों से लाख रुपए तो 12 गाय हैं तो आप ये देखिए आप सॉर्टेड सीमन लगा के नस्ल सुधारोगे, तो हर महीने एवरेज एक आपके बछिया आएगी और उसको बेच के आप ब्रीडिंग नस्ल सुधार के काम करेंगे, तो डेफ़िनेट आपकी इनकम सुधरेगी। बाकी घर में काम चलाने के लिए थोड़ी बहुत इनकम ही हो पाएगी दूध से। जी। इसके अलावा सर हमारे एक और दर्शक हैं बंजारा जी से शेतन सिंह बंजारा जी। वो जी। युवा किसान हैं और वो कह रहे हैं कि सर मैं आज 23 साल का हूँ और मुझे जैविक खेती करनी है। तो उसके हुँ। बारे में मैं चाहूँगी सर आप उनको कुछ सलाह दें। कहाँ से हैं? राजस्थान से हैं या बाहर से? कुछ सर लिखा ये तो नहीं लिखा मालूम है। शैतान सिंह प्लीज़ मैं चाहूँगी कि आप अगले कमेंट में बताएँ हमारे मेहमान को कि आप कहाँ से हैं, ताकि वो आपको आगे गाइड कर पाएँ। कोई बात नहीं जी, मैं और इसके बताता अलावा हूँ। सर बिल्कुल। ये उनसे निवेदन है कि अगर राजस्थान में आस-पास में है, तो हुँ, ये 23 साल के हैं तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत आगे बढ़ सकते हैं। जब मैं 62 साल का हुँ, आदमी करके आगे बढ़ सकता हूँ, तो 23 साल की इनकी तो है। बस ये उद्योग का दर्जा के देके 3-4 साल घरवालों को कह दें कि हुँ, साहब अभी मेरी नौकरी नहीं लगी है, मेरे से ₹1 मत माँगना। और इनसे जी, निवेदन है कि अगर मेरे फार्म पे आ सकते हैं, तो 3-4 घंटे मेरे साथ बैठेंगे तब पूरी नॉलेज मिलेगी। ऐसे टीवी के हुँ, माध्यम से ये उद्योग है, इसको बहुत बड़ी इंडस्ट्री तक कर सकते हैं। आप देखिए जी, कि आज इतना खाली पड़ा है ये फ़ील्ड कि मैं ये सब हुँ, कुछ कर रहा हूँ, ये 10% है और हुँ, पूरा खाली पड़ा है और आप देखिए हर साल मैं बताऊँगा लास्ट में कि आगे मेरी 3-4 क्या प्लानिंग है और इस जी, फ़ील्ड में जो भी किसान उत्पाद पैदा करता है, हमारी सरकार ये कह रही है कि 5,000 से लेके 5 करोड़ तक आप वैल्यू हुँ, एडिशन के लिए मशीनरी लीजिए, 50% सब्सिडी लीजिए। अब किसान दूध उत्पादन करता है, उसकी 10 चीज़ें बन सकती हैं। फल मेरे यहाँ 40 वैरायटी है, उनकी सबकी प्रोसेसिंग करके काफ़ी जूस है, उनका वैल्यू एडिशन करके कुछ का अचार है, कुछ की और बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं, उनकी मशीनरी लगा लीजिए। उसके अलावा सब्जियों के बाई प्रोडक्ट बहुत हैं सिट्रस वाले नींबू हैं, इनके बहुत प्रोडक्ट हैं, जूस है, अनाज के सारे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। तो मेरा ये हुँ, निवेदन है कि किसान वैल्यू एडिशन करके और बहुत हुँ, अच्छी इनकम कर सकता है और उद्योग का दर्जा देना पड़ेगा और सरकार की जितनी योजनाएँ हैं, उनका सबका वो लाभ लें। हुँ। सर उनका कमेंट आया है कि वो राजस्थान चित्तौड़ से हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो किस प्रकार आपसे जुड़ सकते हैं, उसके बारे में उन्हें बताएँ? बस फ़ोन करके आ जाएँ ये हो कि मैं उस दिन अवेलेबल हूँ, क्योंकि जी, मैं 25-30 दिन तो रहता हूँ, लेकिन इन दिनों में कई बार भारत सरकार भी बुला लेती है, कुछ इवेंट होती हैं, कुछ मैं भी सीखने के लिए जाता हूँ। जैसे अभी जी, इसकी औषधीय पौधों की हुँ, मीटिंग थी एनआईए में, मैं एक दिन गया, बहुत कुछ सीख के आया, तो ऐसे मैं फार्म से बहुत कम बाहर रहता हूँ।
लेकिन फोन करके आ जाएं, मैं यही हूँ और मैं पूरा बता दूंगा। इनकी एज है, ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, बस थोड़ा लगन जुनून होना चाहिए। जी। और मैं हमारे दर्शकों से कहना चाहूंगी कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद हम सर का मोबाइल नंबर जिससे आप संपर्क कर सकते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे देंगे। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या सर से आप जुड़ना चाहते हैं तो आप उनसे सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा सर आगे बढ़ते हुए जैसा कि आपको देश का पशुपालन के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार गोपाल रत्न मिला है। आपने जी। राजस्थान में गिर नस्ल के गौवंश के उत्थान और संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मैं जानना चाहूंगी सर ये कैसे पालन करते हैं आप गिर गायों का और क्या दूसरे किसानों को भी गिर गाय की नस्ल की ब्रीडिंग करवाने का सुझाव आप देते हैं? देखिए, गोपाल रतन अवार्ड राजस्थान को मैंने पहली बार दिलाया हम्म 21 में, हम्म और 22 में किसी को नहीं मिला। और अब जी मेरे साथ एफपीओ में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनका मैं फार्म भी भरवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो दोबारा मिलेगा नहीं। और मैं समझता हूँ कि जल्दी अगले साल या उससे अगले साल जो जुड़े हुए हैं या मेरे से मदद लेंगे, मैं मदद करने को तैयार हूँ। मदद मतलब सिफारिश की मदद नहीं, जी उनके डेयरी को अच्छा बनाने के लिए। सिफारिश वहां नहीं चलती है, आप बिल्कुल वंडर करेंगे। और एक अपने राजस्थान के जीके में क्वेश्चन भी बन गया हमारे राजस्थान में कि गोपाल रत्न अवार्ड सबसे पहले राजस्थान को किसने दिलाया। इसमें 4 नाम आएंगे, जो सुरेंद्र रवाना के टिक करेगा उसको पूरे नंबर मिलेंगे। तो जी सबसे पहले मैंने दिलाया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ, मुझे तो मिलेगा नहीं और मेरे जैसे हजारों किसानों को हर साल, बिल्कुल हालांकि 1000 साल तो मैं रहूंगा नहीं, लेकिन आगे मिलता जी रहेगा, ऐसा काम करेंगे। और ये मैं बताना चाहता हूँ क्यों मिले, क्योंकि एक अवार्ड के लिए नॉमिनेशन के लिए फॉर्म होता है, और आप ताजुब करोगे कि मेरे 100 में से 100 नंबर आए। जी उसमें फॉर्म में है कि क्या देसी नस्ल की गायों की ब्रीडिंग कर रहे हो, क्या आप देसी में जो राजस्थान में सूट कर रही हैं या आपके क्षेत्र के अंदर उनका कर रहे हो, फिर उनके क्या एआई कर रहे हो या बुल से करा रहे हो, और एआई कर रहे हो तो सॉर्टेड सीमन से कर रहे हो। ये सब 10-10 नंबर है इनके, जी बाकी के 5 नंबर हैं, मेरे 10 में से 10 आए। फिर क्या किसान हरा चारा खिला रहा है, 10 नंबर। क्या खुद के खेत पे करता है, 10 नंबर। क्या ऑर्गेनिक कर रहा है, 10 नंबर। क्या बहुवर्षीय चारा है 5 साल से 100 साल तक का। तो इस तरह से वो पेपर था। और लास्ट में देखिए गोबर गोमूत्र दूध के बाई प्रोडक्ट का था, उसमें पूरे नंबर। लास्ट में 90 के बाद 10 नंबर का एक अन्य था कि अन्य और क्या कर रहे हो। 90 नंबर तो आ गए, अन्य में मैंने ये भरा कि गाय के शेड से और स्टाफ क्वार्टर से, खाद फैक्ट्री से मैंने वर्षा जल बचाकर उसमें मछली पालन और बतख पालन कर रहा हूँ। तो आप देखिए मैंने उसमें से 10 नंबर दिए और उन्होंने इसको मान लिया। तो इस तरह से 100 नंबर आए और उनको डाउट हुआ कि इसने गलत फॉर्म भरा है, झूठ बोला है। 4 आदमियों की कमेटी बन के फार्म पे आई और उन्होंने कहा कि ये दिखाओ, मैंने सारा दिखा दिया। पूरे मार्क्स आए। फिर 2 लाख में एनडीडीबी ने एक टेलीफिल्म को शूट करने के लिए दिया। और फिर जब 4 आदमियों की कमेटी बैठी, तब फिजिकल वेरिफिकेशन, मेरा फॉर्म और वो वीडियो से सारी चीज देखी। तो आप वंडर करोगे, वहां जाने के बाद मुझे पता लगा कि 4401 नॉमिनी थे, उसमें से 100 में से 100 मार्क्स मेरे थे। सेकंड नंबर पे एक केरला की महिला थी, उसके 43 मार्क्स थे। और थर्ड प्राइज जो मिला वो गुजरात की एक महिला थी, उसके 33 नंबर थे। तो इस तरह से ये अवार्ड मिला, गोपाल रत्न अवार्ड। और बाकी आईसीआर, आईआरआई, इनके मेरे को टोटल गोपाल रत्न सहित 9 अवार्ड नेशनल मिल चुके हैं। जी। तो सर जैसा कि अभी आपने शॉर्टेड सीमन की बात कही, तो मैं जैसे कि आपने देखा होगा या हमारे अभी देश में बहुत ज्यादा सरकारों द्वारा शॉर्टेड सीमन का इसके इस्तेमाल पर काफी जोर दिया जा रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या सेफ है इसका इस्तेमाल करना और क्या कभी आपने किया है? इसके क्या-क्या फायदे और नुकसान हैं? मैं चाहूंगी वो आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, नंबर 1 सबसे पहले मैं नुकसान की बात करूँ, नुकसान कुछ भी नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। नुकसान ये है कि अब वो हमारे राजस्थान की बात करूँ तो डेयरी में 400 रुपए में आ गया है, और मैं 1050 का 1200 का लाता था, 1050 का लाता था। उसके अलावा और अच्छा लो 1200 का भी है, 1400 का भी है। ये नुकसान है। और फ़ायदे मैं बताऊँगा तो आप किसी के हज़म में नहीं होंगे, इतने फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ा ये है कि गिर नस्ल को मैंने चुन के 2 गाय से 6 महीने तक 60 गाय खरीदी, 60 से आज 275 हो गई। और उसका सीधा का सीधा श्रेय मैं सॉर्टेड सीमन को दूँगा। सॉर्टेड सीमन
माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा मैं इस मौके पे कि 18 में उन्होंने सॉर्टेड सीमेंट की इंडिया में परमिशन दी। और जी। कंपनियों का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं सहर्ष लूंगा कि बाइफ ने 6 महीने के अंदर, जो बहुत बड़ा एनजीओ है पूना हुँ, में, उसने सबसे पहले 6 महीने के अंदर सॉर्टेड सीमेंट बनाकर और राजस्थान में सप्लाई शुरू हुँ, किया, और 3-4 महीने बाद मैंने स्टार्ट कर दिया। और वो लेने के बाद एक दूसरी कंपनी का और भी मैं अच्छा ले रहा हूँ। तो सॉर्टेड सीमेंट से 127 बछड़ियां पैदा हो गई। अगर दूसरा हुँ, किसान, कोई उसके 10 गाय ब्याती हैं तो 5 बछड़े, 5 बछड़ी, मेरे 10 की 10 बछड़ी, तो उनसे 4 गुना 2 गुना इनकम तो वैसे ही हो गई मेरी। तो इसलिए मैं सब किसान भाइयों से कहूंगा कि सॉर्टेड सीमेंट आपके आस-पास सब जगह मिल रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को फ़ोन कर लें। थोड़ा-सा ज़रूर है, और मैंने यहाँ सीएम साहब से भी बताया, पहले पिछली साल 21-22 हुँ, में 10 करोड़ का बजट में लिया था, उनके समझ में आ गई थी, और दूसरी बार हुँ, 21-22 में 100 करोड़ का लिया था बजट से। सरकार में अभी थोड़ा-सा डिले हो रहा है, वो भी आने वाला है, तो वो तो आपको 200 150 में मिल जाएगा। लेकिन अभी 400 का भी लेके करो, तो मैं मोटे-मोटे किसान भाइयों को फ़ायदा बताना चाहता हूँ सॉर्टेड सीमेंट का, कि एक तो हुँ, गारंटी से मैं कह रहा हूँ कि जो सॉर्टेड सीमन से बछिया होगी, वो अपनी हुँ, माँ से ब्रीड वाइज़ बहुत अच्छी होगी, और तीसरे साल में 100% हुँ, 100% जो आपकी ब्रीड है, चाहे वो गिर हो, हुँ, थारपारकर हो, साहिवाल हो या राठी हो, वो हुँ, 100% नस्ल सुधर जाएगी। और जी, बिना नस्ल सुधरी हुई 50,000 की बिकती है, नस्ल सुधरने के बाद 1 लाख की बिकती है वो गाय। हुँ, जो और मैं ये जो बातें बता रहा हूँ, ये मैं हुँ, आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, ना मैंने वेटरनरी हुँ, साइंस पढ़ी है, ना एग्रीकल्चर पढ़ा है। सिर्फ़ हुँ, यहाँ जो वर्ड बोला था ना ठगा-ठगा के, तो मैंने जी, पहली बार गलती की, नुकसान हुआ, उससे मैंने हुँ, सीख के और फिर आगे काम किया है। तो जी, मैं कह रहा हूँ कि ये जो बातें जितनी भी बता रहा हूँ, ये मैं फार्म पे कर चुका हूँ, कोई आए तो दिखा सकता हूँ। तो नस्ल सुधरेगी, हुँ, नंबर 2 दूध का उत्पादन बढ़ेगा सॉर्टेड सीमन यूज़ करके, जो बछड़ी पैदा होगी उसके। मेरे यहाँ हुँ, मैं 10-20 गाय बता दूँगा, जिनकी 10 से 12, 13, 14 लीटर, मेरे काली गाय है उसके 14 लीटर दूध है, और उसकी बछिया जो सॉर्टेड सीमन से पहली बार ब्याई जब उसके 16 लीटर था, दूसरी बार के 18 लीटर है। यानी माँ हुँ, से दूसरी बार ब्याने पे 4 लीटर दूध बढ़ा है। तो ये हुँ, 2 फ़ायदे बता दिए, नस्ल सुधरेगी, जी, दूध का उत्पादन बढ़ेगा। तीसरा, ये हुँ, जो बछड़े खेतों में हमारे रोजड़ों की तरह नुकसान करते हैं और रोड के ऊपर हुँ, एक्सीडेंट हो रहा है, इससे हुँ, हमें निजात मिलेगी। ये हुँ, बहुत बड़ा फ़ायदा है किसानों को भी। आपकी बछिया तो डबल होंगी ही होंगी, लेकिन दूसरे जी, किसानों के ये बछड़े नुकसान नहीं करेंगे, रोड पे एक्सीडेंट नहीं होंगे, और ये जो इधर-उधर ले जाते हैं स्लॉटर हाउस में, पुलिस केस बनते हैं, बिल्कुल, ये सब ये सब भी नहीं होंगे। और उसके अलावा हुँ, सबसे बड़ा मैं बताना चाहूँगा, राजस्थान सरकार को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा कि अभी राजस्थान सरकार हर ब्लॉक में, जो तहसील हेडक्वार्टर में, एक नंदीशाला खोल रही है, हुँ, और नंदीशाला जी, खोलने के लिए 1.5 करोड़ रुपए अ, एक नंदीशाला के लिए शेड के लिए पैसे दे रही है। चारे केर वो तो अलग हुँ, देगी सरकार। अब हुँ, आप देखिए, 1.5 करोड़ इंटू 395 के लगभग हमारे यहाँ है। सरकार अरबों रुपए बचा सकती है, करोड़ों रुपए खर्च करके। करोड़ों हुँ, रुपए खर्च करके किसानों को सब्सिडी में अगर सीमेंट दे दे, तो हुँ, नंदीशाला नहीं खोलनी पड़ेगी, करोड़ों रुपए सरकार के बचेंगे। तो ये 5 फ़ायदे बिल्कुल, मोटे-मोटे सॉर्टेड सीमेंट के मैंने सरकार को भी बता दिए, किसानों को बता हुँ, दिए, और हुँ, उनकी नस्ल और दूध का उत्पादन बढ़ेगा। और जब बिल्कुल, दूध का दूध का उत्पादन बढ़ेगा, नस्ल सुधरेगी, उस गाय बछिया को अगर बेचेगा, और दूसरी जो 50,000 की बिकती है, मैं कह रहा हूँ गारंटी से 1.5 लाख से कम नहीं बिकेगी। आज गुजरात में 18 लीटर वाली 100% गिर गाय है, तो वो हुँ, 2.5 लाख में है और मिल नहीं रही है। आप देख लीजिए, कहीं फ़ोन करके पता करेंगे तो मिल नहीं रही है 2.5 लाख में। तो क्या राजस्थान के हुँ, किसान नस्ल सुधार के 1.5 लाख में भी नहीं बेच पाएँगे? तो ये इस बिल्कुल, तरह के सॉर्टेड सीमन के मैंने फ़ायदे बताए हैं, और प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद दूँगा कि उन्होंने सॉर्टेड सीमन को की परमिशन दी हमारे देश के अंदर। जी। तो इसके अलावा सर हमारे दर्शक हैं, काफ़ी दर्शकों के कमेंट्स आए हैं आपके लिए। तो इनमें से मैं एक दर्शक हैं चंदन दास जी, वो आपसे जी। जानना चाहते हैं कि सर जो खेती-किसानी या पशुपालन कुछ भी हो, लेकिन जो मुख्य चीज़ है वो है मार्केटिंग की। तो वो हुँ। आपसे मार्केटिंग के बारे में जानना चाहते हैं कि काइंडली आपने किस तरीके से अपनी फसलों की, अपने पशुपालन की किस तरीके से मार्केटिंग की उसके बारे में उनको जानकारी दें? देखिए, मार्केटिंग जैसे कोई भी डेयरी या
किसान उत्पाद करता है या जैसे डेयरी खोलता है तो 3 चैलेंज आते हैं। नंबर 1 एनिमल जी। परचेज़ करना, तो वो तो वन टाइम परचेज़ करना है। नंबर 2 हुँ। मैनेजमेंट, वो जो मैं कह रहा हूँ फुल टाइम फार्मर बनो, वो मैनेजमेंट ही है मेन। चाहे देश हुँ। सँभालने का मैनेजमेंट हो, चाहे परिवार का हुँ। मैनेजमेंट हो, किसी इंस्टीट्यूट का मैनेजमेंट हो या 10 बीघा वाले किसान का खेत का मैनेजमेंट हो, ये बहुत जी। इम्पोर्टेंट है। और नंबर 3 जैसा आपका क्वेश्चन था मार्केटिंग। हुँ। मार्केटिंग किसानों के लिए बहुत बड़ी इसको बहुत बड़ी दिक्कत मानते हैं या बहुत बड़ा चैलेंज मानते हैं। चुनौती है, बहुत हाँ जी। बड़ी मुसीबत है इनके लिए। लेकिन हुँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पुश्तैनी खेती दूर है तो अलग बात है, अगर नई ज़मीन खरीदते हुँ। हैं तो मैं कह रहा हूँ किसी बड़े शहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हुँ। आस-पास 50 किलोमीटर के अंदर-अंदर खरीद लीजिए। मैं मेरा बताऊँ कि मैंने आज तक मेरा दूध सरस डेयरी में नहीं दिया, फल हुँ। और सब्ज़ी है गोहाना मंडी जयपुर में नहीं दी और अनाज हुँ। मैंने बगरू मंडी में नहीं दिया और हुँ। जो औषधियाँ भी पैदा करता हूँ मैंने कहीं मार्केट में नहीं दी। हुँ। और अनाज का जैसे मैंने बता दिया, तो जो भी मैं उत्पाद पैदा कर रहा हूँ, उसकी थोड़ी-थोड़ी मार्केटिंग शुरुआत मैंने कैसे की? शुरू में 2 गाय हुँ। लाया, 2 गाय हुँ। के बाद अगले दिन फिर 2 लाया, 2 गाय का दूध जी। मेरे घर में स्टाफ में खर्च हो जाता था। फिर जब 4 गाय लाया, तो मैं केटली लेके घर ले जाता था। मेरे पड़ोसी ने पूछा मेरी मैडम से पूछा कि भई ये सर आजकल केटली में क्या ला रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि हमने फार्म पे गाय रखी है और उसका दूध बच रहा है, तो घर के लिए लाए हैं और ये अब दूसरों को भी देंगे। तो आवाज़ आ रही है मैडम? जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। तो इस तरह से पड़ोसियों ने लेना शुरू किया, फिर मेरे दोस्त जो फार्म पे आते या मेरे घर पे आते कि हमने सुना है कि आपने गाय ली, तो ऐसे मैंने दिया। करना क्या पड़ेगा किसान भाइयों, हमारे यहाँ नहीं लिखा है कि हमारा उत्पाद अच्छा है, क्योंकि बेईमानी बहुत है हुँ। सब जगह। आपको हुँ। अमिताभ बच्चन खुद बनना पड़ेगा अपना, कहीं टीवी में, अखबार में विज्ञापन देने की ज़रूरत नहीं है। बस हुँ। ईमानदारी से इसके साथ लगे रहो। आज मुझे ठेला लेके मेरे हुँ। फार्म पे आते हैं और लोग मुझे जी। ढूँढते हैं कि ये प्रोडक्ट कब चालू कर रहे हो? आपका ऑयल कब आएगा? आपके मसाले कब हुँ। आएँगे? तो पूछते रहते हैं। आप खुद अच्छा उत्पाद पैदा करके और धीरे 2 से 4, 4 से ये धीरे-धीरे बढ़ाते रहो। अगर उत्पाद हुँ। में आपके दम है ना, तो आपके खेत में भी आएँगे और आपको कॉल हुँ। करके कहेंगे हमारे लिए ये रखिए। आप बिल्कुल। पैशन्स के साथ और विश्वास के साथ अगर आप बोलते हो ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक होना चाहिए, देसी गाय का दूध है, तो देसी का होना चाहिए, सब्ज़ी, फल, फ्रूट हुँ। ऑर्गेनिक है, तो ऑर्गेनिक होने चाहिए। बेईमानी मत करो, कोरोना के बाद बहुत अवेयरनेस आई है। जयपुर के हुँ। लोग ढूँढ रहे हैं कि अच्छा उत्पाद, चाहे दूध हो, फल फ्रूट हो, अनाज हो, कहाँ मिलेगा? उनको पता ही नहीं है कहाँ मिल रहा है। एक हुँ। बार आप बता दीजिए, ये माउथ पब्लिसिटी है ना, ये जो जी। आपसे लेगा, वही आपके हुँ। प्रचार करेंगे, अखबार, टीवी से कुछ नहीं होगा। हुँ। बहुत जी। ईज़ी है और फिर भी समझ में किसी के नहीं आया तो मेरे पास आ जाएँ हुँ। फार्म पे, मैं और विस्तार से उनको समझा दूँगा। और अगर बिल्कुल। हुँ। आस-पास में है मेरे 100-200 किलोमीटर में तो मैंने एफपीओ बना रखा है और आने वाले टाइम हुँ। उसमें मेरी डिमांड होती है, तो मैं लेता हूँ। अगर ऑर्गेनिक हुँ। और विश्वास का है तो, अदरवाइज़ मैं उसको मार्केट बता दूँगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बड़े-बड़े लोग पैसे की कोई कमी नहीं है। किचन का बिल है, जी। लोगों का 10,000 15,000 का है और अदर मोबाइल का, गाड़ियों का दूसरा बिल है वो हज़ारों लाखों का है। इसलिए खाने के हुँ। अंदर कोई कंजूसाई कोरोना के बाद अच्छा शुद्ध खाना चाह रहे हैं। हुँ। जी। तो तो शेयर्स इसके आ अलावा सकते हैं मेरे सर फार्म पे। बिल्कुल। मैं हमारे सभी दर्शकों से कहना चाहूँगी जैसा कि मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि सर का मोबाइल नंबर जो है वो वीडियो खत्म होने के बाद हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो आप वहाँ से सर का मोबाइल नंबर लिखकर उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं उनसे जुड़ने के लिए। तो इसके जी, अलावा सर जैसा कि सरकार ने नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए 18 लाख रुपए का अनुदान दिया है। उसके लिए मैं आपको ग्रीन टीवी की तरफ से बधाई देना चाहूँगी सबसे पहले तो। और मैं चाहूँगी कि आप हमारे धन्यवाद। दर्शकों को और हमें बताएँ कि आपने अपने कृषि स्टार्टअप के बारे में विस्तार से जानकारी दें और क्या स्टार्टअप है, ये किस तरीके से काम करेगा, इसके बारे में विस्तार से बताएँ? देखिए, एक तो पहले मैं बता दूँ कि जितने साइंटिस्ट, वैज्ञानिक हैं, एग्रीकल्चर, पशुपालन के और अधिकारी, हुँ। उन सब का वैज्ञानिकों की बातों का मैं सम्मान करता हूँ। जैसे सॉर्टेड हुँ। सीमेंट से ही मेरे इतनी इनकम बढ़ी है और ये वैज्ञानिकों की देन है। प्रधानमंत्री जी हुँ। ने तो एक बार परमिशन दे दी, बाकी वैज्ञानिक ही तो कर रहे हैं। मेरी भेड़ 4 जी। बच्चे लाई, वो वैज्ञानिकों की देन है, सबकी एक-एक लाती है। तो आपका क्वेश्चन था हुँ। स्टार्टअप का। आज आप देखो हुँ। अखबार, रेडियो, टीवी में प्रधानमंत्री
रोज स्टार्टअप स्टार्टअप उनके मुंह से निकलता है। ध्यान से सुनिए, मेरे से 18 किलोमीटर दूर जोबनेर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और वहाँ भारत सरकार का एग्रीकल्चर विभाग का स्टार्टअप की वहाँ क्लासें लगती हैं, ट्रेनिंग होती है, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई इधर जयपुर जिले के आसपास का नहीं है तो ये ऑल इंडिया में सब जगह है। आप केवीके, आपका जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, एग्रीकल्चर विभाग, पूसा, सब जगह से ऑनलाइन आप आजकल तो सब मोबाइल पे भी देख सकते हैं कि अगर स्टार्टअप या स्टार्टअप कहाँ है। इसका जानकारी लीजिए। बस आपका नवाचार होना चाहिए और नवाचार में दम होना चाहिए। मेरा नवाचार ये था कि जब देसी गायों की मैंने पालना शुरू किया तो मैंने देखा कि गोबर गोमूत्र से जैविक खाद कहीं नहीं बन रहा, केंचुआ खाद बन रहा है। तो मैंने मेरे उसमें अप्लाई किया नवाचार में कि साहब मैं केंचुए से भी बहुत अच्छा खाद बनाऊंगा जिसमें 13 से 16 तत्व होंगे। और आप देखिए कि उसके बाद मैंने 50% उसमें गाय का गोबर डल किलो तक, बकरी की मींगनी, भेड़ की मींगनी, ऊंट की मींगनी, घोड़ी की लीद और मुर्गी की बीट, ये सब मेरे फार्म पर है। ऑर्गेनिक खा रहे हैं, जो यहाँ उत्पाद बाजार का कुछ भी नहीं है, जो यहाँ उत्पाद पैदा हो रहा है वही खिला रहा हूँ, चाहे उत्पादन कम हो जाए। तो इनका वेस्ट है वो ऑर्गेनिक है। उसके अलावा राजस्थान की माइंस के मिनरल हैं, जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, डोलोमाइट है, जियोलाइट है, ये सब उसके अंदर 2 किलो से 10 किलो तक मिला के और ये खाद बना के मैंने फॉर्म भरा और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। और ये 25 लाख का, 5 लाख की एक योजना है और एक स्टार्टअप है 25 लाख का। अब कोई संयोग कहें या कुछ कहें, दिल्ली से जो 2 अधिकारी थे वो किसी कारण से कहा कि साहब माइंस में तो कैसे कहते हो 100% है। मैंने कहा साहब अगर माइंस में नीचे जमीन के नीचे अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो चलो वो अलग बात है। लेकिन उन्होंने 7 लाख काट लिए, 18 लाख मुझे मिले, 25 लाख की योजना थी और उस स्टार्टअप का मैं फायदा ले रहा हूँ। ऐसे कोई भी किसान किसी भी तरह का नवाचार नहीं होना चाहिए, जो पहले काम हो रहा है वो नहीं, आप हटके कुछ करिए तो डेफिनेट इन योजनाओं का लाभ उठाइए। 5 लाख की है, छोटा अगर नवाचार है, बड़ा है तो आप 25 लाख तक फायदा उठा सकते हैं। और इसका कहीं भी आप मोबाइल के थ्रू कहीं भी देख लीजिए। और फिर भी नहीं हो तो कम से कम राजस्थान के बारे में तो मैं आप नवाचार का शेयर करिए, मैं 100% बता दूंगा कि आप वहाँ अप्लाई करिए। बिल्कुल। तो सर ये तो रही खेती की और स्टार्टअप की बात। इसमें मेरा सवाल एक ये भी था कि आप कई फसलों की, कई फलों की खेती कर रहे हैं। प्रोसेसिंग के बारे में मैं चाहूंगी आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं कि इनकी प्रोसेसिंग करके किसान कैसे लाभ कमा सकते हैं और आप किन किन फसलों की या किन किन फलों की प्रोसेसिंग कर रहे हैं इस समय, उसके बारे में भी बताएं। देखिए जैसे मैंने बताया 5,000 से 5 करोड़ और कोई प्रोजेक्ट बनाए 10 करोड़ तक भारत सरकार और कुछ हिस्सा राजस्थान सरकार या जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो मिला के 50% उसमें है। 50% तो देखो आपको लगाना पड़ेगा। और रोज हमारे प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री या स्टेट के मंत्री रोज ये कहते हैं कि किसान जो भी उत्पाद पैदा करे, चाहे दूध हो, फल हो, सब्जी हो, अनाज हो, औषधियाँ हो या कोई अन्य, वो डायरेक्ट मत बेचो। डायरेक्ट बेचोगे तो आपको मंडी वाली जो वहाँ फिक्स रेट है वही मिलेगी। आप उसकी वैल्यू एडिशन करिए सबका। और मैंने मेरे फार्म पे दूध का अब चीज बनाना शुरू करूंगा। बाकी घी, दूध, दही, छाछ और पनीर ये इनकी ये बना रहा हूँ दूध से और इनकी डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा हूँ जयपुर में। और आने वाले अभी बड़ा जो गोकुल मिशन से BMF योजना मुझे मिली है उसके तहत अब आने वाले टाइम में मैं चीज भी बनाऊंगा और दूध बचेगा तो देसी गाय के दूध से पाउडर भी बनाऊंगा। ये मैं बना रहा हूँ। इनमें से आपको जो भी अच्छा लगे, जो बना सकते हो वो बना के और आप मार्केटिंग करिए। आपको अकेला दूध बेचोगे, उससे ये प्रोडक्ट उत्पाद बेचोगे तो कहीं न कहीं ज्यादा इनकम होगी। उसके अलावा जैसे आपने नींबू लगा रखे हैं 100, नींबू की 10 चीजें बन सकती है। छोटी-छोटी मशीनें हैं, लाख-लाख 2-2 लाख की आप ले आइए। जूस बनाइए, अचार बनाइए, मुरब्बा बनाइए। आंवले की 10 चीजें हैं, कैंडी बनाइए, मुरब्बा बनाइए, अचार बनाइए और उसका पाउडर बना के और वैद्यों को दे सकते हो, फार्मेसी में दे सकते हो, 10 उत्पाद बनते हैं। उसके अलावा सर्दियों के दिनों में आप च्यवनप्राश बनाना किसी वैद्य जी की मदद से सीख लिए। च्यवनप्राश अगर आपके दम होगा तो बहुत बिकेगा, आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी पूरे आंवले से च्यवनप्राश से। तो इस तरह से मैं ये बनाने लग गया। इसके अलावा ऑयल, कोल्ड प्रेस ऑयल मैंने लगा लिया। सरसों, मूंगफली और तिल का ऑयल मैं मेरे फार्म पे निकालना शुरू कर दिया। कोई किसान भाई देखना चाहे तो देख सकता है।
तो उसका मैंने बिल्कुल। शुरू कर दिया है। मसाले जो भी हैं, खास तौर से अभी हल्दी मेरे यहाँ होने लग गई है, मिर्ची और धनिया इनकी करने लग हुँ, गई। नमक का अभी सेंधा नमक बाज़ार से लाके उसको पीस के दे रहा हूँ, थोड़े दिनों में काला नमक भी यहाँ बनने वाला है। जी। मेरे पास देसी गाय है, देसी गाय के दूध से 2-3 मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती हैं। पिछले 2-3 हुँ, त्योहारों पे दीपावली बनाई, अब आने वाले हर त्योहारों पे बनेगी और हुँ, वो भी बना सकते हो। उसके अलावा काफ़ी सब्जियों के भी बाई प्रोडक्ट बनाते हो, मिर्ची की काफ़ी चीज़ें बन सकती हैं, अचार वगैरह कुछ सब्जियों का, गोभी का भी आजकल बनने लग गया है। तो ये मैं कह रहा हुँ, हूँ जिन-जिनका आप ईज़ी शुरू कर सकते हो छोटी-छोटी के और अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से रीज़नेबल देके हुँ, प्रचार-प्रसार करिए। अगली बार तो जैसे मुरब्बा बना दोगे या कैंडी बना दोगे या हुँ, च्यवनप्राश बना दोगे, अगली बार वो आपको ढूँढेंगे कि हाँ, सर्दी आ गई, जी, हमारे दादाजी हुँ, के लिए च्यवनप्राश बनाया कि आप वाला बहुत अच्छा था। और मैं कह रहा जी, हूँ कि किसी भी तरह की बेईमानी मत करो। ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक हुँ, बताओ, नहीं है तो मत बताओ। और फार्म बिल्कुल। पे बुलाओ, उनको आँखों से दिखाओ। और ये हुँ, जो लिखते हैं ना 5 स्टार में सब जगह नो एंट्री प्रवेश वर्जित है, ऐसा बिल्कुल मत रखो। आँखों के सामने ऑर्गेनिक, हाइजीनिक जैसा भी आप बना रहे हो दिखाओ उनको, उससे विश्वास हुँ, होगा। ये बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, ये क्या गड़बड़ करती हैं? आए दिन अखबार जी, में आप देख रहे हैं। तो आपका उत्पाद दिखाओगे तो उनको विश्वास होगा और मार्केटिंग आप छोटे से शुरू करिए और धीरे-धीरे देखिए आप बहुत बड़े वो बन हुँ, जाएँगे। आज मुझे प्रॉब्लम नहीं है और फिर भी कोई हुँ, आस-पास का है और डिटेल में कोई सीखना, देखना, आँखों से देखना चाहता है, तो स्वागत है। हुँ, जी। इस बीच सर एक दर्शक है हमारे बिहार से राम बाबू जी, वो आपसे जान कि क्या बिहार में वो सेब की खेती कर सकते हैं? सॉरी आवाज़ नहीं आई, दोबारा बताइए? बिहार से हैं? मैडम आवाज़ सर नहीं आपको आई, मेरी बिहार आवाज़ आ से रही है? हैं? हाँ, अब बताइए, अब आ रही है। जी, सर जी, सर एक दर्शक है हमारे बिहार से राम बाबू जी, वो आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हमारे यहाँ पे बिहार में सेब की खेती वो कर सकते हैं? सेब की खेती, हुँ, एप्पल, हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल हो सकती है। बिहार में तो राजस्थान से ज़्यादा टेम्परेचर मेरे हिसाब से नहीं रहता होगा, हमारे यहाँ तो 45, 46 तक जाता है। इसमें आप ऐसे करिए हुँ, जी, 42 टेम्परेचर तक सर्वाइव करने वाली 99 है, एक तो एप्पल है और 2-3 वैरायटी और दूसरे किसानों की, वैज्ञानिकों की भी आ गई है। वो आपके शायद बिहार में नहीं मिले तो आपको तकलीफ करके 2-3 किसान मिलके हिमाचल से हरिमंजी से हुँ, मँगवा लो या और दूसरे देते हैं, हमारे राजस्थान में तो बहुत मिलती हैं। थोड़ा-सा ये देखना आप जी, कि हमारे यहाँ जैसे पश्चिम से गर्म हवा आती है, तो मैंने एक हुँ, मेड़ है बड़ी उसके नीचे लगाई है और मेड़ के ऊपर मैंने सेंजना, नीम और ये लगा दिए। तो वैसे मेरे हुँ, फार्म पे टेम्परेचर बाहर अगर रोड पे 45 है तो मेरे यहाँ 35 क्योंकि जी, 50,000 पेड़ हैं फार्म पे मेरे यहाँ। तो इसलिए हुँ, मेरे यहाँ तो टेम्परेचर 10 वैसे ही डाउन रहता है। फिर मैंने ऐसी जगह हुँ, लगाई है जहाँ गर्म हवा पहुँच ही नहीं पाती है। फिर भी जी, 42 तक भी रहेगा तो वहाँ फ्रूट आएगा और पहले मुझे हुँ, भी विश्वास नहीं था, उनकी तरह डर था। मैंने लगाई और उनसे पूछा दूसरे साल फूल आए, फल 1-2 आए, नहीं आए। मैंने फ़ोन करके पूछा, बोला तीसरे साल आएँगे और ये अभी ये गया हुँ, जो तीसरा साल था जून में और अच्छे हुँ, फ्रूट आए और हाँ, रेड ज़्यादा नहीं हुए, ग्रीन था और हुँ, हल्का-सा रेड हुआ। मुझे लग रहा है कि अगले चौथी, 5वीं साल में वो भी हो जाएगा। लेकिन खाने में जी, टेस्ट था वो एप्पल जैसा ही था और किसी लैब में मैं अगली बार चेक भी कराऊँगा, क्या इसकी पौष्टिकता, ये गुण हैं, हुँ, वो उसी के जैसे जी, हैं क्या? ये भी मैं करूँगा। बिल्कुल, तो मैं समझता हूँ शुरू में आप 5-10 पेड़ लगा दीजिए, मैंने 50 ही लगाए थे, अब मैं हुँ, धीरे-धीरे बढ़ा रहा हूँ। तो आपको अविश्वास है तो थोड़ा-सा 5-10 पेड़ लाके लगाइए। हुँ, मेरा मानना है कि हो जाएगा। जी, बिल्कुल। तो सर इसके अलावा सर जाते-जाते मैं चाहूँगी कि आप हमारे देश के किसानों को, खासकर जो देश की युवा पीढ़ी है, उन्हें अपनी हुँ। तरफ से एक खास मैसेज ज़रूर दें। जी, देखिए, युवाओं से आपके माध्यम से यही कहना है कि हुँ, एक तो आईएफएस मॉडल की खेती करें। अब आपके पास ज़मीन चाहिए कम हो, 5 बीघा यानी 1 हेक्टेयर से लेके आप एक आईएफएस मॉडल का एकीकृत खेती का एक मॉडल बनाएँ और उसके 4-5 पार्ट कर दें। एक में थोड़ा पशुधन रखें और एक हुँ, में छोटा पॉन्ड बना लें, बरसात का पानी इकट्ठा करें, वो अमृत है। दूसरे में एक रहने के लिए बना लें, कुछ सब्ज़ी का पार्ट कर दें, कुछ फ्रूट्स का कर जी, दें, कुछ हुँ, अनाज का कर दें।
और जो भी उत्पाद पैदा करें, थोड़ा थोड़ा जहाँ भी मार्केटिंग है आप शुरू करें, एकीकृत खेती करें, ऑर्गेनिक करें और उसको उद्योग का दर्जा दें। डायरेक्ट नहीं बेचें, थोड़ी थोड़ी है आपके तो उसके बाई प्रोडक्ट बना के बेचें। तो मैं समझता हूँ और सरकारी योजनाएं हैं, आप वहां से जैसे सोलर के लिए, पौंड के लिए और बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन, इन सब के लिए वो है तो आप 5 बीघा 10 बीघा में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाइए, लेकिन पार्ट टाइम मत करिए, मेरा ये निवेदन है। फुल टाइम खेती करिए और इसको मैं तो आज बस जुनून के साथ जी रहा हूँ और बहुत आनंद आ रहा है। कहीं भी कोई चैलेंज आता है तो मैं हँस-हँस के उसको सहन करता हूँ और हर से सीखता हूँ। तो आप भी इस तरह से करिए, लेकिन जैसे पोल्ट्री करेंगे तो 6 महीने इनकम मत लीजिए, गोट्री करेंगे 14 महीने, गोट और शीप 14 महीने इनकम मत लीजिए। गाय की डेयरी सबसे टिपिकल है, लेकिन सबसे ज़्यादा आनंद मेरे को तो इसी में आ रहा है कि आप 3 से 4 साल उसमें से कुछ मत लीजिए। एक बार जितनी 5, 10, 20, 50 जो आपका बजट है उतनी गाय लेके और उनकी सेवा करिए। वो गाय इतना मेवा देगी आपको कि आप पूछिए मत, लेकिन पेशेंस के साथ पहले दिन दूध बेच के इनकम लोगे तो आपकी न बैंक की किस्त चुकेगी और घरवालों को कह दीजिए मेरी अभी नौकरी नहीं लगी, 5 साल बाद लगेगी। अभी मैं आईएएस की कोचिंग कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ और फिर भी और कुछ सीखना चाहे तो वेलकम, फार्म पे आ सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ सर मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी आपका। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया, हमारे किसानों और पशुपालकों को इतनी सारी ढेरों जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद सर आपका। और मैं भी ग्रीन टीवी का शुक्रिया अदा करूँगा कि मुझे भी बुलाया और इस माध्यम से आप हर बार किसानों को, युवा किसानों को, दूसरे किसानों को जो नई-नई जानकारियाँ देते हैं। मैंने जैसे बताया कि मैं टीवी, रेडियो, मोबाइल, अखबार और वैज्ञानिक छोटा-सा बच्चा भी मुझे कोई खेती-बाड़ी बात सिखाना चाहे, मैं सर सिखाता हूँ। मैं ये नहीं कहूँ बच्चा मुझे क्या सिखाएगा। तो मैं इसी माध्यम से सीखा हूँ, तो ग्रीन टीवी यही काम कर रहा है कि किसानों को नई-नई जानकारियाँ दे रहा है, सरकार की योजनाएँ दे रहा है। तो मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ और आज मुझे बुलाया और सबने सुना, उन सब किसान भाइयों को भी धन्यवाद। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। राम, राम सर। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आप सभी का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और उम्मीद करूँगी कि आपको ये कार्यक्रम ज़रूर पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आगे फिर मिलेंगे अगले हफ्ते इसी समय किसी नए सफल किसान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।